नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण का बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हैं और जो है जून जो है 2026 का प्रतियोगिता दर्पण आपके सामने है। आपको पता है कि पीडी में जो है 2 मंथ पहले का करंट अफेयर्स रहता है, यानी कि जून है, यानी कि आपको अप्रैल 2026 के इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज इससे पहले जो है आपको अप्रैल का आ चुका है और आप मई का आ चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जून 2026 का प्रतियोगिता दर्पण है। आप देखेंगे, क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑडिटर का पेपर हुआ था, उसमें देखिएगा डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यहीं से, क्योंकि घुमा घुमा के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट यहीं से आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और उससे पहले बता दूँ कि इसमें जो भी चीज़ें होंगी ना, कि मैक्सिमम चीज़ें मैं बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करता हूँ, कि जो मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल पर कहीं आपको नहीं मिलेंगे ये। तो ये सारे बाइलिंगुअल ही आपको टर्म में बोलता चलूँगा। अगर बाई चांस कई चीज़ें लिखी नहीं गई होंगी तो वहाँ पे मैं बोलता चलूँगा। बोलने से आपको क्लियर हो जाएगा। बाई चांस 1-2 टर्म रहता है तो उतना मैनेज आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को मैंने इंग्लिश और हिंदी को बोलता चलता हूँ ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो भी डाटा होंगे वो मैं अपडेट भी कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी जो है T20 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये आपको अप्रैल का डाटा है, लेकिन अब इसका फाइनल कंप्लीट हुआ है कब, आपको जुलाई में, 5 जुलाई को इसका फाइनल हुआ है। तो मैं इसको अपडेट कर दिया हूँ कि मतलब अप्रैल में बताया गया है कि आपको इंग्लैंड वेल्स में होने वाला है, तो मैं साथ में बोल दिया हूँ कि इस हाल ही में इसका रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें विजेता ये रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें अपडेटेड रहेंगी। तो इसमें जो भी डाटा होगा अपडेटेड मैं करके आपको साथ में लेके चलूँगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो बार बार पीडीएफ के लिए मैसेज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ के लिए आपको मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ क्या कर सकते हैं, हमारा परचेज कर सकते हैं, जिसमें केवल पीडी का ही पीडीएफ नहीं, बल्कि आप देखिएगा तो आपके क्या क्या चीज़ के पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, कि आपको देखिएगा तो 6 मंथ के ही ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम 6 मंथ का मैं कंप्लीट कराने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। जनवरी से जून तक का जिसमें करंट अफेयर्स रहेगा, यानी कि आप मान के चल सकते हैं मार्च से लेकर अगस्त तक का पीडी, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसके अगर पीडीएफ आप परचेज करना चाहते हैं तो आईएएस पीसीएस वॉरियर्स का ये हेल्पलाइन आपको कॉलिंग नंबर, इस पर कॉल नहीं करना है, बस व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि इस पर पीडीएफ और वीडियोस दोनों आपके सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें फ़ी जो है आपका 500 इसका फ़ी है, लेकिन हमने आज और कल 2 दिनों के लिए 8 और 9 जुलाई के लिए आपको फ़ी को 300 मैंने कर दिया है। और वैसा मैं फ़ी नहीं रखता हूँ कि 299 199 की कम दिखे किसी को, जो है जेन्यून है। इसमें आपको मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण के पीडीएफ मिलेंगे आपको। इसमें आपको इस साल के पूरे पीडीएफ होंगे एग्ज़ाम तक के, और इकोनॉमिक सर्वे बजट मिल जाएगा। यहाँ मैंने बिहार लिखा है, लेकिन वैसा होगा तो कुछ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें यूनियन भी कवर हो जाए, लेकिन मैं आपको बिहार की गारंटी लेता हूँ। NHFS रिपोर्ट 6 जो है इसका मिल जाएगा, PLFS का रिपोर्ट मिल जाएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होगा इंडिया यूनियन उसका मिल जाएगा, सेंसस और कास्ट सर्वे मिल जाएगा। तो ये सारे के आपके क्या हो जाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको बहुत बेनिफिट होगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन का नेचर आप जब देखिएगा ना, जब मैं पढ़ाऊँगा अभी, तो आपको देख के लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और आएंगे। बीपीएससी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी लेना होगा पीडीएफ 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन आपको हम नहीं करना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि टाइम की अभी कमी है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको इस व्हाट्सअप पे मैसेज करना है पीडीएफ, और डायरेक्ट क्यूआर शेयर करेंगे, आप उधर से पेमेंट करिएगा, तुरंत आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और मैं आपको कंफर्म बता दूं, कोई भी चीज़ मेरा घुमा फिरा कर नहीं रहता, डायरेक्ट रहता है। मैं क्लियर बता दूं कि आप कहिए कि आज ही सारा दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको 20 तारीख तक सारे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, 20 जुलाई तक। रीज़न ये है कि आपको जितने पीडीएफ आते, आप कहिए सर रिवीजन कैसे होगा, अरे भाई आपको प्रोसेस में, जैसे मान के 3 मंथ अभी हो गया तो 3 मंथ का आपको मिल जाएगा, फिर 2 दिन में चौथे मंथ का आ जाएगा, वैसे मिल जाएगा। 3-4 दिन में इकोनॉमिक सर्वे बजट आ जाएगा, उसका मिल जाएगा। तो इससे प्रोवाइड, क्योंकि अभी चाहिएगा सब एक साथ हो जाए तो नहीं, क्योंकि हमको अपडेट करके चीज़ों को एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है, कि ऐसा ना कोई चीज़ें बदल जाए, ठीक है। तो 91 17 16 63 47 पर हमारे व्हाट्सअप करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ हमारा परचेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जून के पीडी में आपको पहला नेशनल देखेंगे। तो नेशनल पे देखा जाए तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि आपको पता होगा कि 10 अप्रैल को जो है राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है किसने, नीतीश कुमार, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं।
और 14 अप्रैल से जो है ये 14 अप्रैल को त्यागपत्र दे दिए हैं, मतलब 10 अप्रैल को इन्होंने राज्यसभा का मेंबरशिप लिया और आपको 14 तारीख को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और 14 को दिया और 15 को ओथ लेते हैं, कौन शपथ लेते हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री जिनका नाम है सम्राट चौधरी। और कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है, 24 नंबर के हैं। बिहार में फर्स्ट बीजेपी के सीएम बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, जहाँ पर भी लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं हाईलाइटेड करता चलूँगा। विधानसभा चुनाव जो भी हुए थे 2025 में, वे आपको एमएलए बने थे, विधायक बने थे, कहाँ से, तारापुर मुंगेर से उन्होंने चुनाव जीता था, क्योंकि इलेक्शन के समय तो ये मुख्यमंत्री चेहरा थे नहीं, सीएम नीतीश कुमार ही चेहरा के रूप में थे, तो लेकिन ये आपको एक विधायक के तौर पे तारापुर मुंगेर से चुनाव जीते हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से एमएलए हैं। तो उप मुख्यमंत्री जो है ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम रहते हुए सीएम बने हैं। इससे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर ऐसा कर चुके हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि आपको हरिवंश नारायण सिंह जो है, आपको पता होगा कि हरिवंश नारायण सिंह क्या है, तो डिप्टी चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा थे पहले और अभी भी हैं, तो उनका जो है सदस्यता बीच में समाप्त हुआ था, तो ये 2 बार जो है आपको जदयू से इनको क्या किया गया है, हरिवंश नारायण को 2 बार जदयू से क्या किया गया, टिकट दिया गया है। तो जदयू से राज्यसभा के मेंबर पहले चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बनने के लिए, डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए आपको मेंबर होना पड़ेगा, तो 2 बार जदयू से क्या किया जाता है, इनको टिकट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है तीसरी बार इनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो आपको पता है कि राज्यसभा में 238+12 का प्रावधान है, यानी कि 12 मेंबर्स जो होंगे आपको नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 मेंबर जो होंगे क्या किए जाते हैं, आपको चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये 238 में नहीं आ पाए तो इनका नॉमिनेशन किया गया, नॉमिनेट किया गया इनको, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किनका जगह लिए ये, तो रंजन गोगोई जो थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले के रह चुके हैं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा था इसमें 6 वर्षों का, तो उसकी जगह पे ये क्या लिए हैं, आपको ये सदस्यता लिए हैं, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, और वो डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं आपको, किसके हैं, राज्यसभा के, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो है आपको कंसेप्ट है कि एनसीईआरटी जो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि जैसे एनसीईआरटी के केवल बुक आते थे, पब्लिश करता था चीज़ों को, लेकिन जो है अब एनसीईआरटी क्या करेगा, यूजी हो गया, पीजी हो गया, मतलब ग्रेजुएशन और पीजी के जो हो गया कोर्स, डॉक्टरेट जो होगा, पीएचडी होगा, इनके कोर्स दे सकता है, कोर्स कंप्लीट करवा सकता है, अपने नाम से सर्टिफिकेट दे सकता है, इसी को कहा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इसको किसको दर्जा दिया गया है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी का एनसीईआरटी को दर्जा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आईएनएस तारागिरी जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टील्थ फ्रिगेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि आईएनएस तारागिरी क्या है, तो एक तरह सा स्टील्थ फ्रिगेट है और इसको इंडियन नेवी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, भारतीय नौसेना में। और किस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट 17 के तहत इसे बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसको विशाखापट्टनम में क्या किया गया, शामिल किया गया, किसके द्वारा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी उपस्थिति में इसको क्या किया गया है, विशाखापट्टनम में आपको आईएनएस तारागिरी को शामिल किया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अभय चैटबॉट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभय चैटबॉट आखिर में है क्या और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिएगा एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और किसके द्वारा, आपको सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अभय चैटबॉट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि जो भी साइबर धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकना इनका काम है। और राष्ट्र को किसने समर्पित किया, तो जो हमारे सीजीआई हैं जस्टिस सूर्यकांत जो है, इनके द्वारा जो है इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ठीक है। अगले करेंट अफेयर्स पे आते हैं। अगला कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर जो है अमित शाह द्वारा, अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया, एक इम्पॉर्टेंट घोषणा किया गया है। क्या घोषणा है, चलिए हम लोग जानते हैं। इन्होंने 24 अगस्त 2024 को ये घोषणा किया था कि नक्सलवाद से हम लोग क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। कब तक, 31 मार्च 2026 तक। तो इन्होंने घोषणा कब किया, 24 अगस्त 2024 को, कि हम भारत जो होगा नक्सलवाद मुक्त होगा। कब, 31 मार्च 2026 को। लेकिन ये 31 का जो टारगेट था, इसके एक दिन पहले ही क्या हो गया है, नक्सल मुक्त हो गया 30 मार्च 2026 को। और इसके बारे में इन्होंने लोकसभा में क्या किया, बातें किया, बताया लोकसभा में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
131वां संविधान संशोधन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर के एग्जाम में 106वां संविधान संशोधन अभी पूछ दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 106वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहा जाता है, जिसमें आपको लोकसभा और विधानसभा में वुमेन्स रिजर्वेशन की बात की जाती है, महिलाओं के 33% आरक्षण की बात की जाती है। तो इस विधेयक को, ये बिल जो है अभी फिलहाल में तो पारित हो चुका है 2023 में, सितंबर 2023 में, लेकिन ये लागू कब होगा आपको पता है कि आपको डिलिमिटेशन जो होता है, परिसीमन होता है, परिसीमन होने के बाद से, जैसे कि लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई है 2026 तक, उसके बाद कहा गया है कि एक अगला जो जनगणना इसके बाद होगा, अगला जनगणना 31 में होगा, 21-31 मानकर चलिए, तो वो जनगणना होगा, उसके बाद क्या होगा, तब जो होगा ये आरक्षण लागू होगा, जो लोकसभा चुनाव उस समय होंगे उस समय लागू होगा, यानी 2034 तक लागू होने की बात कही जा रही थी। तो ये आपको 106वां संविधान संशोधन, लेकिन इसके लिए, इसको जल्दी लागू करने के लिए आपको 131वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। 131वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पहला प्रावधान है कि लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि करना, यानी कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर इसको 850 करना क्या है, पहला इसका मकसद है। दूसरा मकसद की बात करते हैं कि लोकसभा की सीटें जो है 2026 तक निर्धारित की जा चुकी हैं, तो जो 2026 तक निर्धारित की गई हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, इसका परिसीमन किया जाएगा, यानी कि डिलिमिटेशन किया जाएगा, और इसको लोकसभा की सीटें बढ़ाने की बात की जाएगी। ठीक है, तो वहीं 543 से 850 किया जाएगा। लेकिन अब फिर से एक बात आती है कि इसमें एक और बात है कि जो भी माइनॉरिटीज़ होते हैं, तीसरा प्रावधान, कि जो भी माइनॉरिटीज़ होते हैं, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, इनका डिसीजन कौन करेगा, ये राज्य के द्वारा इसका डिसीजन किया जाएगा, तीसरा प्रावधान। इसको दोनों को एक प्रावधान मान के चल सकते हैं कि, और एक तीसरा प्रावधान एक अलग है, जिसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण जो विधेयक है, बिल जो है, जो 33% जो है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है, उसको जो है जल्द से जल्द लागू करने की बात की जा रही है, और अगला विधानसभा चुनाव 2029 में इसको लागू करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि 2026 वाले जब फिक्स किया गया था सीट, तो उसमें क्या था कि 2026 जो है तक फिक्स था सीट, तो अब इसको सीट को भी बढ़ाने की बात की गई है इसमें, कि मतलब कि जल्द से जल्द सीटों की संख्या बढ़ा के 543 से 850 कर दिया जाए। और जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी लागू हो जाएगा। तो रिजर्वेशन मामला नहीं है, सीटों की संख्या बढ़ाना ही मामला है। और दक्षिणी राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि उत्तरी राज्यों की जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनकी जो है भागीदारी जो होगा, पार्टिसिपेशन जो है लोकसभा में और बढ़ जाएगा। इसके कारण इसको विरोध किया गया, और इस बिल को जो है 2/3 यानी मेजोरिटी से पास करना था, जो कि ये जो पास नहीं हो पाया। ठीक है, और पास नहीं हो पाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात की गई थी, जिसमें 815 सीटें जो हैं स्टेट के लिए और 35 सीटें यूनियन टेरिटरीज़ के लिए रिजर्व की गई थी। तो लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिल पाने के कारण ये बिल जो होगा पास नहीं हो पाया, और 352 का ज़रूरत था 2/3 जो है 543 का, लेकिन ये मात्र 298 ही मिल पाया, जिसके कारण इस बिल को क्या किया गया, रद्द हो गया। ठीक है, लेकिन इसके प्रावधान को आपको पता होना चाहिए कि 131 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, क्या इसमें प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए। इसरो का दूसरा जो है एयर ड्राफ्ट परीक्षण जो है, जिसको IADT-2 कहा जाता है, इसको लॉन्च किया गया, और गगनयान मिशन को सुरक्षित बनाना इसका क्या है, लक्ष्य है। तो सबसे पहले याद रखिए कि इसरो का दूसरा एयर ड्राफ्ट परीक्षण जो है टेस्ट किया जा चुका है, और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि जो भी गगनयान मिशन की बातें चल रही है उसको क्या करना, उसको सुरक्षित सेफली क्या करना, संचालित करना। और ये कैसे सेफ संचालित होगा कि वायुमंडल में प्रवेश और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग, मतलब कैसे ये जाएंगे, कैसे आएंगे, इनके बारे में सारा चीज़ क्या करेगा, ये सेट करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की पहला ह्यूमन मिशन जो है, मानव मिशन जो है गगनयान, 2027 की पहली तिमाही में ये संभावित है। तिमाही का मतलब समझ सकते हैं, जैसे मार्च तक 3 महीना, 6 महीना, जून तक, उसके बाद अगला वाले में। ठीक है, तो इसको सुरक्षित लैंडिंग के लिए क्या लॉन्च किया गया है, आपको एयर ड्राफ्ट परीक्षण लॉन्च किया गया है 2। सीख पक्षी विहार जो है नया रामसर साइट्स बन चुका है, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और 99वां है कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। अब यहाँ पर आपको इस प्रतियोगिता दर्पण इस मंथ में केवल इतना ही दिया गया है कि शेख विहार जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है, शेख विहार जो है बर्ड सेंचुरी जो है कहाँ के है का, यूपी का 12वां क्या बन चुका है, रामसर साइट्स बन चुका है, और भारत का 99 नंबर का रामसर साइट बन चुका है। लेकिन मैंने इसको अपडेट कर दिया है कि नए जून में क्या किया गया है, 100 नंबर का रामसर साइट्स एक बन चुका है। तो मैं सोचा कि अगले मंथ में जो पढ़ाएंगे, 2 मंथ के अगले मंथ के करंट में पढ़ाएंगे, उससे अच्छा है कि पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वहाँ नहीं पढ़ाएंगे कि 100 नंबर का रामसर
साइट जो है बन चुका है सुरहा ताल, और ये भी कहाँ है, यूपी का है। इसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इसका नाम है, पक्षी विहार इसका नाम है। और कहाँ पर है, बलिया में है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब रामसर साइट्स कितने हो गए, यहाँ पर 12 हुआ था, अब 13 हो गया। और सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, 20 है। दूसरे स्थान पर है आपको उत्तर प्रदेश में 13 और बिहार में है कितने, आपको 6 रामसर साइट्स हैं। तीसरे नंबर पर बिहार है, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो याद रखिएगा 100 नंबर का रामसर साइट का नाम क्या है, सुरहा ताल इसका नाम है। रामसर ट्रीटी जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर, रामसर एक शहर है आपको ईरान में, वहाँ पर ये किया गया था 1971 में, 2 फरवरी 1971 को। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, आपको 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। और इसको लागू किया गया 1975 से। भारत कब शामिल हुआ इसमें, आपको 1 फरवरी 1982 में भारत शामिल होता है। छत्तीसगढ़ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला चौथा राज्य बन चुका है। और इससे पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि इससे पहले जो है गुजरात जो है इस बिल को पारित किया है। आपको पता होगा कि गोवा जो है आज़ादी से पहले जो है यूसीसी को लागू कर चुका है। दूसरा उत्तराखंड बना था और तीसरा गुजरात। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो आज़ादी के बाद पहला स्टेट जो है उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, अब कौन बनने वाला है, छत्तीसगढ़। लेकिन ओवरऑल ये चौथा स्टेट हो गया है। और किसकी अध्यक्षता में, आपको रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और इसमें इसकी बातें कही गई। आपको पता है यूसीसी का प्रावधान जो है हमारे डीपीएसपी में आपको आर्टिकल 44 में किया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ से हमने नेशनल करंट अफेयर्स को ख़त्म किया। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और नासा का आर्टेमिस जो है 2 मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टेमिस मिशन है किस देश का, तो आपको पता है अमेरिका का जो है स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, उसका है। इसका 3 चरण है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। तो आर्टेमिस जो था ये किससे संबंधित है, सबसे पहले पता हो कि लूनर ये आपको क्या है, मिशन है। यानी कि चंद्रमा के लिए क्या है ये मिशन, इसको निर्धारित किया गया है कि आपको क्या करना है। कि आर्टेमिस के बारे में यहाँ बेसिक जानिएगा तो ये मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है कि चंद्रमा के बारे में जानना, वहाँ के बारे में चीज़ों को एक्सप्लोर करना कि क्या यहाँ क्या चीज़ें हैं। और ये है ये नासा का क्या है, मैन मून मिशन, लूनर मिशन कहा जाता है। तो आपको आर्टेमिस 1 स्टार्ट हुआ। अब आर्टेमिस 1 जो है 2022 में स्टार्ट होता है और उसके बाद से आर्टेमिस जो है 2 जो है 2026 में शुरू होता है। आर्टेमिस 2 में क्या किया गया है कि आर्टेमिस 1 में क्या किया गया था, एक डमी रोबोट को भेजा गया था। वहाँ पे आदमी पहले नहीं भेजा जाता है, पहले रोबोट को भेजा गया, रिस्क नहीं लिया जाता है। रोबोट आया है आर्टेमिस मिशन में। उसके बाद से 2 वाले में क्या किया गया, 2 वाले में 4 आदमी गए हैं और चारों आदमी का नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के पूछता है और इनका देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 आदमी जो गए हैं ये उतरे नहीं हैं सरफेस पे चंद्रमा का, ध्यान रखिएगा। ये चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाए हैं और वापस आ गए हैं। वहाँ पर 10 दिन रहे हैं और वहाँ की चीज़ों को क्या किए हैं, समझे हैं, देखे हैं, ऑर्बिट में ही चक्कर लगा के और वहाँ से आ चुके हैं। और उसके बाद जो होगा आर्टेमिस 3 जो होगा 2027 में जो जाएगा, उसमें फिर 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात की जा रही है जो कि उनके सरफेस पे जाएंगे। समझ में आ गया आपको आर्टेमिस क्या था, यानी कि आर्टेमिस 1 कह सकते हैं। उसमें क्या था, ये आपको एक रोबोट, डमी रोबोट गया था। आर्टेमिस 2 में क्या हो गया, 4 लोगों को ऑर्बिट में केवल भेजा गया है। और आर्टेमिस 3 जो 2027 में जाएगा उसमें 4 आदमी जो होंगे मून के सरफेस पे जाएंगे। तो ये लूनर एक्सप्लोरेशन क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है। आर्टेमिस नासा का है, यानी कि वैसे क्या कह सकते हैं। और ये जो है कहा जाए तो इसमें 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति रीड वाइजमैन हैं, विक्टर ग्लोवर हैं, क्रिस्टला कोच हैं और आपके जेरेमी हंसन हैं। इसमें जो ऊपर 3 नाम देख रहे हैं वो अमेरिका के हैं और एक चौथा नाम याद रखिएगा, जेरेमी हंसन जो है कनाडा के हैं। और क्रिस्टलिना कोच जो है फर्स्ट महिला बन चुकी है जो कि आपको मून ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट में गई हैं। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। और आपको देखा जाए तो 50 वर्षों के बाद जो है कोई मानव मिशन जो है आपको भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। 1972 में आप देख सकते हैं कि अपोलो 17 मिशन आया था। उसके बाद से जो है 50 वर्षों के बाद जो है ऑर्बिट में ये भेजा गया है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है मैंने कि ये स्पेस कैनेडी सेंटर जो है आपको फ्लोरिडा में, वहाँ से क्या किया है, इसको लॉन्च किया गया है। और ओरिजिन कैप्सूल से अर्थ पर ये वापस चक्कर लगा के वहाँ से सतह पर उतरे नहीं है, चक्कर लगा कर आ गए हैं। सतह पर उतरना किसका काम है, 2027 वाले का काम है। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। म्यांमार के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मीन आंग हलाइंग इनका नाम है। और कितने नंबर के बने हैं, 11 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। और हंगरी के नए पीएम कौन बन गए हैं, पीटर मागियार जो है, जो कि टिस्जा पार्टी से संबंधित है।
तो याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए पूछा गया है क्योंकि इससे पहले हंगरी के जो पीएम थे, इनका नाम था विक्टर ऑर्बन नाम था, जो कि फिडेस पार्टी से थे और लगातार ये 16 वर्षों तक पीएम थे। और उसके बाद से हंगरी में नए पीएम बने हैं जिनका नाम है पीटर मागियार, जो कि टिस्टा पार्टी से हैं। तो पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। ऑडिटर में पार्टी का नाम पूछा था किसका, आपको जो है बालेंद्र शाह है उनके पार्टी का नाम पूछ दिया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की है 19 और 20 अप्रैल को। और किसी भी भारतीय प्रेसिडेंट का ये द्विपक्षीय यात्रा जो है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। श्रीलंका में जो आपको पता है कि IBKA इंटरनेशनल बिग कैट एलायंसेस जो है में शामिल होने का निर्णय श्रीलंका ने लिया है। आपको पता है इबका जो है ये भारत के नेतृत्व वाला क्या है, एक संगठन है। और इसका जो है फर्स्ट बैठक होने वाला है कहाँ पर, भारत में ही। और इसको मैंने अपडेट कर दिया है। ये बैठक कब होगा, 16 जून 2025 को हो चुका है। बैठक नई दिल्ली में हुआ है और किसकी अध्यक्षता में, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हो चुका है। ठीक है, तो इसमें शामिल होने की बात कहा है किसने, आपको श्रीलंका भी शामिल होने की बात कहा है। ऑस्ट्रिया के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी कि चांसलर कह सकते हैं, क्रिश्चियन स्टॉकर जो हैं, वो किसी पहले एशियाई देश के दौरे पर आए हैं। और कहाँ पर आए हैं, भारत में ही आए हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो है ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं क्रिश्चियन स्टॉकर जो है, किस पहले एशियाई उनकी यात्रा हुई और किस देश में पहले यात्रा की है, तो भारत में ही इन्होंने यात्रा किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है ली जे म्यूंग, इन्होंने भारत की यात्रा किया है 19 से 21 अप्रैल के बीच में। ठीक है, और इस यात्रा के दौरान जो है बायलैटरल ट्रेड हुआ है $27 बिलियन का। ट्रेड नहीं हुआ, कहने का मतलब है कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में अभी द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड कितना है, $27 बिलियन है। और इसका टारगेट 2030 तक क्या रखा गया है, $50 बिलियन करने का रखा गया है। और दोनों देशों के बीच में 2009 में जो है सेपा हुआ था, यानी कि एक तरह का ट्रेड डील है ये, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपको हम लोग देखते हैं। 2026 में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों के लिए टाइम मैगजीन ने अपना एक लिस्ट जारी किया है। इसमें जो है 3 भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया गया। भारतीय मूल का मतलब इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति का मतलब हो गया, कुछ भारत के ही रहने वाले हो गए और कुछ इंडियन ओरिजिन के, जो कि दूसरे देशों के नागरिकता इन्होंने ले ली है। उसमें रणवीर कपूर जो है अभिनेता हो गए, एक्टर हो गए, सुंदर पिचाई गूगल के CEO हो गए और विकास खन्ना, 3 आदमी भारत के शामिल किए। इसके अलावा बहुत से लोग शामिल किए गए हैं, जैसे बालेंद्र शाह नेपाल के हो गए, तारिक रहमान जो हो गए बांग्लादेश के PM हो गए, चाइना के प्रेसिडेंट को, इन सबको शामिल किया गया है। जापान ने अपने रक्षा नीति डिफेंस पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है और इनका जो डिफेंस पॉलिसी था उसमें जो है जो भी डेडली वेपन होते हैं, घातक हथियार होते हैं जो लोगों के जान ले लेते हैं, उसमें पहले ये एक्सपोर्ट इसका नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब एक्सपोर्ट ये कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और इस किसके लिए, उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए ऐसा किया गया है और चाइना का। ठीक है, अगला जो है 10वें UN महासचिव जो है सेक्रेटरी जनरल का चुनाव होने वाला है। आपको पता है कि भारत में जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन है, आपको एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल के हैं, जो इनका कार्यकाल जो है जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। यानी कि इनका कार्यकाल जो है टेन्योर जो है 31 दिसंबर 2026 को खत्म होगा। तो 1 जनवरी 2027 से नए क्या आएंगे, यूनाइटेड नेशन के क्या आएंगे, आपको महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल आएंगे और उनका ही इलेक्शन आपको हो रहा है। और इलेक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट किए हैं, आपको 4 मेंबर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा। इसमें 4 मेंबर में पहला जो है मिशेल बैचलेट जो है, जो चिली के जो है एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रेबेका ग्रिन्सपैन रहे हैं, जो कि कोस्टारिका जो है कि एक्स प्रेसिडेंट और अंकटाड के जो है सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये राफेल मारियानो ग्रासी इनका नाम है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और ये क्या है, आपको पता होगा कि राफेल ग्रासी जो क्या है, आपको IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के क्या है, ये हेड है, आपको पता होगा। और चौथा व्यक्ति है मैकी सॉल जो है, ये सेनेगल के क्या है, एक्स प्रेसिडेंट है और अफ्रीकन यूनियन के पूर्व चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। तो चारों नाम आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये किसमें भाग ले रहे हैं, जो 10वें नंबर के आपको UN महासचिव जो 1 जनवरी 2027 से अपना कार्यकाल संभालने वाले हैं, उसके चुनाव में इन्होंने भाग लिया। और नया महासचिव का कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2027 से, और 2 कार्यकाल तक रह चुके हैं कौन, एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि 2017 से 5 साल। यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, 2017 होगा यहाँ पर, ठीक है, 2017 से 2026 तक, ठीक है। और उसके बाद से ट्रिगवेली जो है
पहले ये आपको यूनाइटेड नेशन के क्या थे, महासचिव थे। ठीक है, तो पीडीएफ में कहीं बाई चांस एरर है, आपको लिखने में एरर हो जाता है, आपको भी पता है कि 27 यहाँ नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो है इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आ गए, जो भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कि आपको डाटा दिए गए हैं। भारत ने कुल जो है एक्सपोर्ट जो किया है, निर्यात जो किया है, आपको 860.09 बिलियन डॉलर जो है एक्सपोर्ट किया है, यानी कि निर्यात किया है, यानी कि 4.22% का वृद्धि हुआ है पहले के कंपेयर में। और इंपोर्ट कितना किया, 979.40 बिलियन डॉलर का क्या किया है इन्होंने, आयात किया है, इंपोर्ट किया है। ग्रोथ कितना है, 6.47% इसका ग्रोथ है। भारत जो है डिफेंस प्रोडक्ट का क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। इसमें भी आपको 38,424 करोड़ का डिफेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट इन्होंने किया है, निर्यात किया है। रक्षा उत्पाद भारत के कितने निर्यात किए जा चुके हैं, 38,424 करोड़ रुपये का। ठीक है, कितना परसेंट का ग्रोथ रेट देखा गया है, 62.66%, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। पब्लिक सेक्टर का योगदान 54.84% है और प्राइवेट सेक्टर का योगदान इसमें 45.16% है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, वो तो एक्सपोर्ट है, लेकिन इसको मैंने डाटा अलग से ऐड कर दिया कि डिफेंस प्रोडक्शन अगर भारत का देखा जाए, रक्षा उत्पाद देखा जाए, तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड जो है 1.78 लाख करोड़ रुपये जो है इसका क्या हो चुका है, भारत का रक्षा उत्पाद यानी डिफेंस प्रोडक्शन हो चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% का क्या किया है, ग्रोथ किया है। ये न्यूज़ जो है पीआईबी का है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई जो है, यहाँ से ऑडिटर में भी प्रश्न पूछा गया था उस दिन। एफडीआई जो है पहले जो है 74% था, अब इसको अलग अलग सेक्टर के लिए डिवाइड कर दिया गया है। एफडीआई को बढ़ाकर 100% तक भी कर दिया गया है, यानी कि ऑटोमेटिक जो रूट है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान नहीं है, उससे एफडीआई 74% हो सकता है, और गवर्नमेंट रूट में 74% से अधिक यानी कि 100% तक एफडीआई हो सकता है। पीएम मुद्रा योजना जो है इसके 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो यानी ध्यान रखिएगा शुरुआत कब किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों का वित्तीय सशक्तिकरण। यानी कि आप देखा जाए एमएसएमई आपने पढ़ा होगा, तो एमएसएमई में आपने पढ़ा होगा माइक्रो और स्मॉल। तो माइक्रो और स्मॉल जो होते हैं उनके जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करना है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है उनको, मतलब कि वित्तीय सशक्तिकरण करना है कि पैसा अगर नहीं है तो पैसा लेंगे, लोन लेंगे और लोन के माध्यम से अपने कारोबार को संचालित करेंगे, अपने उद्योग को, इंडस्ट्री को चलाएंगे। इसमें 4 तरह के लोन हैं। आपको देखा जाए तो पहले 3 तरह के ही लोन थे, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो पहले जो है 3 तरह के ही लोन थे, यानी शिशु, किशोर और तरुण। कुछ इसका इंग्लिश नहीं है, हिंदी इंग्लिश सेम ही है इसका। शिशु में 50,000 तक लोन ले सकते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। पहले इतना ही लिमिट था, लेकिन बजट 2024-25 में घोषणा किया गया कि तरुण प्लस भी आ गया और 10 से 20 लाख का लोन आप तरुण प्लस के तहत ले सकते हैं। अब इसका कितना कैटेगरी, 4 कैटेगरी। पहला कितना, 3 कैटेगरी। कब से चौथा कैटेगरी आया, 2024-25 के बजट से आया। और इसमें अगर देखा जाए तो 74% जो लोन लिया गया है किसके तहत लिया गया है, आपको शिशु लोन लिया गया, और किशोर लोन जो है आपको 24% और 2% जो है तरुण लोन। तो सबसे अधिक पूछा जा सकता है तो शिशु लोन, यानी 50,000 तक लोगों ने सबसे अधिक लोन लिया है। अब कहिएगा सर तरुण प्लस नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो सबको जोड़िएगा तो 100% यही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो है आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ध्यान रखिएगा क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ आप परचेज करना चाहते हैं तो 91171663 9117166347 पे आपको व्हाट्सअप करना है। फी आपको 300 पे करना होगा। और जितने पीडीएफ्स दिख रहे हैं आपको पीडी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनएचएफएस रिपोर्ट, पीएलएफएस रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस का सर्वे, सारे के आपके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे लिए ये ऑफर जो है मात्र 8 और 9 जुलाई के लिए है। 10 जुलाई से इसका फ़ी जो है बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिएगा तो नीति आयोग का रिकन्स्टिट्यूशन किया गया है, रिकन्स्टिट्यूटेड किया गया है नीति आयोग को, यानी कि पुनर्गठन किया गया है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर किया गया 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और एक असंवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि किसी आर्टिकल के तहत, किसी संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल नहीं किया गया है। अगर ध्यान रखिएगा तो नए उपाध्यक्ष जो बने हैं, वाइस चेयरपर्सन बने हैं इसके अशोक लाहिड़ी, और इससे आपको पता है पीएम जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। ध्यान रखिएगा इसके सीईओ जो हैं सुब्रमण्यम पहले थे, लेकिन अभी सीईओ जो है इसका एडिशनल चार्ज मिला है किसको, निधि छिब्बर को। मैंने इसको अपडेट कर दिया है।
और इसमें आपको पता है कि परमानेंट मेंबर जो है, फुल टाइम मेंबर जिन्हें कहा जाता है, फुल टाइम मेंबर जो हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष मेंबर जो हैं, 4 नए पूर्णकालिक यानी फुल टाइम मेंबर को जोड़ा गया है और पहले से एक राजीव गौबा है। यानी टोटल फुल टाइम मेंबर कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। नाम याद रखिए, राजीव गौबा तो पहले से हैं और डॉक्टर एम श्रीनिवासन जो है ये हो गए। दूसरा अभय करिकर हो गए। तीसरा जो है के.वी. राजू हो गए और चौथा जो है प्रोफेसर गोवर्धन दास हो गए। तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं तो आपको बागवानी उत्पादन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित 2025-26 के लिए एक आंकड़ा आया है। ये आंकड़ा जो है आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा यानी कि आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और ये अग्रिम अनुमान है, इनके एस्टिमेटेड है ये, ठीक है। टोटल जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है, बागवानी उत्पादन जो है 370.85 मिलियन टन हो चुका है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट डाटा है ये, जिसमें टोटल एरिया जो है 30.13 आपको मैट्रिक हेक्टेयर है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। फल का उत्पादन, फ्रूट्स का 118.68 मिलियन टन हो चुका है और आपके सब्जी का हो चुका है 217.80, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत के ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट का कुछ एजेंसी के द्वारा अनुमान लगाया गया है, जिसमें कहता है एस्टिमेटेड है ये। IMF कहता है कि 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 6.6 होगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6.9% होगा। और आपको पता होगा IMF के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे एक बार। भारत न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसमें देखिएगा तो 27 अप्रैल 2026 को ये हुआ है और भारत का 9th ट्रेड डील है ये, और इसमें महिलाओं ने ट्रेड डील किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत के सभी जो है उत्पाद इसमें निःशुल्क निर्यात होंगे। कुछ सेंसिटिव को आपको छोड़ा गया है, बाकी किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हमने कहा किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी किया था, अभी हमने डिस्कस किया। और इंडियन इकोनॉमी जो है कि ग्लोबल रैंकिंग कितनी हो चुकी है? वैश्विक रैंकिंग भारत की 6 हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में 6ठे नंबर पर फिर से चला गया। 2024 में पता है कि भारत जो है 4थे नंबर पर आ चुका था और अभी जो है भारत फिर से 6ठे नंबर पर चला गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर USA है, $32.38 ट्रिलियन इसकी क्या है? इकोनॉमी है। चीन दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है, जापान चौथे स्थान पे, UK जो है 5वें स्थान पे, 6ठे स्थान पे भारत और 7वें पे फ्रांस है। ध्यान रखिएगा कि 2025 में पीछे चला गया था भारत, जापान पहले UK से पीछे गया, पहले जापान से पीछे गया और फिर 2026 में जो है UK से भी पीछे जा चुका है भारत। यानी कि भारत का इकोनॉमी, याद रखिएगा, भारत की इकोनॉमी $4.15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये इंपॉर्टेंट है डाटा आपके लिए। और पहले स्थान पर कौन है? USA है, जिसकी इकोनॉमी $32.38 ट्रिलियन है। तो ये दोनों डाटा थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उस एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में कुछ डाटा आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है डाटा आपके लिए। इसमें मेंस में भी लिख सकते हैं और पीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें डाटा ज़्यादा है, लेकिन क्या आपसे पूछा जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में टोटल जो है नॉन फॉसिल एनर्जी जो है, गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है, इसका स्थापित क्षमता जो है 283.46 गीगावाट है। और ये डाटा क्या है? 31 मार्च 2026 का ये डाटा है। आपको पता होगा जिसमें कि सोलर एनर्जी जो है 150.26 गीगावाट और विंड एनर्जी जो है 26.09 गीगावाट है। सोलर एनर्जी जो है भारत 2014 में मात्र 2 गीगावाट था, जो बढ़ के आप सोच सकते हैं 150 गीगावाट अभी हो चुका है। और 56, तो याद रखिए 283, 150, 56, इतना डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में लेटेस्ट डाटा जो है राजस्थान पहले नंबर पर है और आपके विंड एनर्जी में गुजरात जो है पहले स्थान पर है। 2030 तक का 50% बिजली जो है गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोडक्शन करना है। ऐसा आपने पता होगा कि पंचामृत जो है आपको कहाँ पर घोषणा किया गया था? COP26 में, जिसमें कहा गया कि जो भी आपके गैर जीवाश्म ईंधन होंगे यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स होंगे जो कि प्रदूषण नहीं फैलाते हैं ज़्यादा, उनसे क्या करना है? 50% बिजली उत्पादन करना है 2030 तक। ठीक है, इस लक्ष्य को जो है आपको प्राप्त कर चुका है भारत जो है। कितना? आपको उसके 50% आपको लक्ष्य प्राप्त कर चुका 283.4 से। इसका 50% आप देख सकते हैं। 50% मतलब लक्ष्य 500 गीगावाट का लक्ष्य था और 500 गीगावाट में 250 गीगावाट का लक्ष्य जो दिसंबर में ही पूरा कर चुका है भारत। न्यूक्लियर एनर्जी जो है भारत का 8.78 गीगावाट हो चुका है, जिसे 2047 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। COP26 में इसकी घोषणा की गई थी कि जो भी आपके
गैर जीवाश्म सोर्सेज होंगे, नॉन फॉसिल सोर्सेज होंगे, उसे 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना, जिसका 50% से अधिक प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि 500 का 250 हो गया, 283 हो चुका है। आपको एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीकरणीय स्रोत, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, जो कि फिर से बन जाते हैं खत्म होने के बाद, खत्म ही नहीं होते हैं। तो इसके उत्पादन में पहला स्थान यूएसए का, दूसरा चीन का, और भारत जो है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा यूएसए का, और भारत का स्थान तीसरा है। और किसको छोड़ के भारत तीसरे स्थान पर आया? ब्राजील को छोड़ के। तो ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में जो भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरा स्थान पर है। यहाँ पर आइए तो नवीनतम सामान्य ज्ञान के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि आपको 6-7 PDF जो मैं बता रहा हूँ, उसको परचेज करने के लिए आपको 91 17 16 63 47 पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप करना है, ठीक है। 300 फी लगेगा, आपको सारे PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिक्की के नए महासचिव आपको बन चुके हैं, अनंत स्वरूप, इनका नाम याद रखिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी BPCL के बने हैं संजय खन्ना, इंडिगो के CEO बने हैं आपको विलियम वाल्स बने हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूके में भारत के उच्चायुक्त कौन बन चुके हैं आप? पेरियार सामी कुमारम बन चुके हैं। बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन में भारत के राजदूत एम्बेसडर बन चुका है प्रणय वर्मा, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नमस्ते कार्यक्रम जो है इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के कार्यक्रम लाइफ हो गया, नमस्ते हो गया, इस तरह के कार्यक्रम BPSC खूब पूछ रहा है। नमस्ते कार्यक्रम जो है आपको फुल फॉर्म इसका क्या होता है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये सफाई से संबंधित है, जो भी आपके सीवर सफाई करते हैं, सेफ्टी टैंक का सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित है, और उनके आजीविका के लिए उनको इंसेंटिव देने से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है बजट 2023-24 में किया गया, और मंत्रालय इसके लिए कौन है? तो ध्यान रखना है, सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि सामाजिक न्याय प्लस शहरी आवास मंत्रालय जो है इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। अवार्ड की बात किया जाए तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ है। फेमिना मिस इंडिया 2026 जो है सावी सतीश सैल को मिला हुआ है। एबेल पुरस्कार, जिसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, गर्ड फील्डिंग्स को मिला हुआ है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2026 जो है वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, सिमलाज रेडिक क्लार्क को मिला है, जो कि चिली से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ महोत्सव देखेंगे, फेस्टिवल देखेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2026 पहला फिल्म फेस्टिवल है, और दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसमें देखिएगा तो पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है सैयारा को। मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म का अवार्ड मिला है सत्यजीत रे, सीता रे जमीन पर, तारे ज़मीन पे नहीं है, सीता रे ज़मीन पर, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जो है अनुपम खेर जो है तन्वी द ग्रेट के लिए, और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्टर जो है शुभांगी दत्त को मिला हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को मिला है, शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र, और एक साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम है नंदमुरी बालकृष्णन, उनको मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो विजडम का देखिएगा, विजडम का क्रिकेट का अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें देखिएगा तो 2026 का जो क्रिकेट सम्मान मिला हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला है किसको? मिशेल स्टार्क को, ऑस्ट्रेलिया के हैं, सब कोई जानता होगा। और महिला में मिला है दीप्ति शर्मा को। लेकिन विजडम ट्रॉफी किसको मिला है? शुभमन गिल, जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड मिला है अभिषेक शर्मा, जो कि भारत के हैं। देखिए यहाँ पर भारत का दबदबा है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बस मिशेल स्टार्क दिख रहा है। और विजडम के क्रिकेटर के 5 क्रिकेटर को चुना गया है इस साल के लिए, और वो 5 क्रिकेटर जो हैं भारत के ही हैं, जिसमें से एक केवल इंग्लैंड के हैं, 4 भारत के हैं। शुभमन गिल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ऋषभ पंत हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, और एक इंग्लैंड के हैं हसीब हमीद, इनका नाम याद रखिएगा। तो 4 भारतीय हैं जो कि विजडम के वर्ष के 5 क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला हुआ है। भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उपेंद्र द्विवेदी जो हैं USA वार कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय सेनाध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि वर्तमान में ये मत समझिए कि वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी जो हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं, अभी नए आपको अपॉइंट हो चुके हैं, जिनका नाम है जनरल धीरज सेठ, ठीक है। तो आर्मी के हेड कौन है अभी? जनरल धीरज सेठ अभी हेड है। भारतीय पैरा तीरंदाज जो है, पैरा आर्चरी जो है, आर्चर जो है शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी संघ ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्चर जो होता है, आपको तीरंदाज जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीतल देवी किससे संबंधित है। तो ये पैरा क्या है? तीरंदाज है। और इससे संबंधित क्वेश्चन ऑडिटर में भी पूछा गया है, मैचिंग करने वाला खेल के खिलाड़ियों का किससे कौन संबंधित है। और इनको वर्ल्ड का सबसे जो है बेस्ट कहा जा सकता है कि पैरा आर्चरी का अवार्ड मिला हुआ है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी ने 3 साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसको मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्रतिभा राय नाम है, उड़ीसा की हैं, उड़िया से संबंधित है। लक्ष्मी खिलानी जो है सिंधी से, और अब्दुस शमसद जो है उर्दू से संबंधित है। ये बुक्स एंड ऑथर को अगर देखते हैं तो बुक्स में इंपॉर्टेंट बुक जो है मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, पहला ये और ये टाइड्स ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, सुधा मूर्ति का बुक है। और एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे का ये बुक है। कौन है मनोज मुकुंद नरवणे आपको पता होगा। और एक बुक आप देख सकते हैं नॉर्मल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 डेथ्स ऑफ द काशी जो है मुकुल कुंद्रा की किताब है। अब इसमें कुछ डेज मनाए गए हैं, जैसे आप देखिएगा तो नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय नौवहन दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस, इक्वलिटी डे जो है आपको डे मनाया जाता है आपको 5 अप्रैल को जगजीवन राम की जयंती पर। वर्ल्ड हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक डे, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आवर पावर आवर प्लैनेट जो है आपको इस बार का थीम है। आगे देखा जाए तो राष्ट्रीय पंचायती कब से मनाया जाता है, 1970 से आपको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है आपको 24 अप्रैल को, और मलेरिया डे 25 अप्रैल को, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल से मनाया जाता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है मिशन मित्रा जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मित्रा का फुल फॉर्म देखिएगा तो मैपिंग ऑफ एंट्रोपिएबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको लेह से प्रारंभ किया गया है, ट्रेड रिस्पॉन्स असेसमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि मान के चलिए गगनयान यात्री जो जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे, उनको क्या करना है, उनको उस कंडीशन में ये दिखाना है, आकलन करना है कि उस कंडीशन में वो रह पाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के प्रदर्शन और मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया का आकलन, कि कैसा रिस्पॉन्स करेगा उनका शरीर वहाँ जाने पर। यहाँ पर लेह लद्दाख में इसका परीक्षण किया जा रहा है, जिसका नाम है मिशन मित्रा। किसके द्वारा शुरू किया गया, इसरो प्लस एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM के द्वारा शुरू किया गया इसको। आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा सा आगे देखिएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है जामनगर गुजरात में है, पशु विज्ञान जो है एनिमल साइंस को समर्पित वनतरा यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा वनतरा यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है, तो याद रखिएगा पशु विज्ञान के लिए आपको वनतरा यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में खुल रहा है। और ये जो है आपको UG PG PhD का डिग्री भी देगा, ठीक है, ऐसा यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। दस्तली का अभ्यास जो है उज्बेकिस्तान में हुआ है, और भारत और उज्बेकिस्तान का क्या है, ये एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है गुड्स गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मैनेजर कर दिया गया था गुड्स गार्ड का नाम। उसी प्रकार से स्टेशन मास्टर, जिसे स्टेशन सुपरिटेंडेंट कहते हैं, इसका नाम बदलकर स्टेशन मैनेजर कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन रेलवे ने स्टेशन मास्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया, स्टेशन मैनेजर कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो मुंबई में प्रख्यात चित्रकार जो हैं राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग, वायल पेंटिंग है, यशोदा और कृष्ण इसका नाम है, 167.20 करोड़ में बिका है। और ये किसने खरीदा है, तो आधार पुणे वाला ने खरीदा है। और कहा जाए तो जो है आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्ट का सबसे महंगा पेंटिंग ये कहा जाता है यशोदा और कृष्ण का। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि फर्स्ट जो है खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम हुआ है, सबसे पहले पूछा जाएगा कहाँ हुआ है। तो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसका शुभंकर जो है मुखीर है। और देखा जाए तो 7 खेल इसमें शामिल किए गए हैं, और 7 खेल जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें पहला स्थान किसका है, कर्नाटक का, दूसरा उड़ीसा का, और तीसरा झारखंड का। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर कर्नाटक 38 है और यहाँ 57 है, तो पहले स्थान पर क्यों है, गलत नहीं है ये। इसमें जो गोल्ड मेडल ज़्यादा जीतता है उसको पहले स्थान पर रखा जाता है। 23 गोल्ड मेडल जो है कर्नाटका जीता है, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीता है, इसलिए पहले स्थान पर। सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कर्नाटका पहले स्थान पर 38 मेडल के साथ है, जिसमें 23 जो है इसने गोल्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक मेडल किसने जीता है इसमें, तो याद रखिए पुरुष में मणिकांत एल कर्नाटक के जीते हैं, और महिला में अंजलि मुंडा जो है आपके उड़ीसा के ये जीती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको 10वां जो है T20 वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड वेल्स में होने वाला है। बस इतना ही था ये करंट अफेयर्स इस मंथ का, अप्रैल का। लेकिन हमने इसमें ऐड कर दिया कि आपको 5 जुलाई को संचालित किया गया है। 5 जुलाई अभी जो है वर्ल्ड कप का जो है लॉर्ड्स में अभी इसका फाइनल हुआ है, इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। और ये हुआ कहाँ पर टोटल, तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है, लेकिन फाइनल मैच इसका 5 जुलाई 2026 को अभी 3-4 दिन पहले हुआ है लॉर्ड्स में। और उसमें जो है फाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने थे।
जिसमें आपको पता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल ही बता दूं, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट में थोड़ा सा मन लगता है। इंग्लैंड के द्वारा 150 रन बनाया गया, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 153 रन बना दिया मात्र 3 विकेट पे, यानी कि इन्होंने 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया बेथ मोनी को, आपको पता ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चेन्नई की 25 वर्षीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू फिडे का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले भारत की पहली खिलाड़ी बन चुके हैं, जिसका आयोजन साइप्रस में हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा जो है आर्चरी जो है चैंपियनशिप जो है 2026 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, जिसमें भारत पहले रैंक पे है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहले रैंक पे है। 16 मेडल भारत ने जीता है, आप देख सकते हैं 7 + 5 + 4 आप इसको लिख सकते हैं। द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2026 जो है मंगोलिया में हुआ है, और इसमें जो है पहले स्थान पर काजाकिस्तान और दूसरे स्थान पर भारत है। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपके लिए। हाल में चीन में एक हाफ मैराथन हुआ है, और उस मैराथन में जो है एक रोबोट है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, मानव की तरह रोबोट है, जिसका नाम है लाइटनिंग। तो उस हाफ मैराथन में जो है 21 किलोमीटर की दौड़ जो है मात्र 50 मिनट 26 सेकंड में इसने पूरा किया है, और ऐसे इन्होंने मानव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा कि रोबोट लाइटनिंग जो है 21 किलोमीटर दौड़ के साथ जो है मानव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ऐसा करने वाला चीन में ये हाफ मैराथन हुआ है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप चीन में संपन्न हुआ, और इसमें पुरुषों के सिंगल्स स्पर्धा में भारत के आयुष सेठी जो है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि आयुष सेठी का संबंध किस खेल से है, या मैचिंग दे देगा जैसे बीपीएससी अभी पूछा था। तो ट्रेंड को देख के आपको पढ़ना चाहिए। मियामी ओपन टेनिस 2026 पुरुष एकल यानिक सिनर जो है इटली के हैं, ठीक है, और महिला जो हैं कौन है, आर्यन सबलंका जो है ये बेलारूस के हैं। तो बेलारूस के हैं। तो मियामी ओपन टेनिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेन सिंगल्स किसने जीता है, तो यानिक सिनर जो कि इटली के हैं, और वुमेन सिंगल किसने जीता है, तो आपको आर्यन सबलंका जो कि बेलारूस के हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग साइंस टेक के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साइंस टेक से खूब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाइएगा कि हमारे एग्जाम के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। याद रखिए, कलपक्कम जो है तमिलनाडु का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और ये इसने क्रिटिकलिटी हासिल कर लिया है, और क्रिटिकलिटी हासिल करने वाला ये जो है दूसरा देश बन चुका है भारत, क्योंकि इससे पहले जो है रसिया हासिल कर चुका है। तो अब क्रिटिकलिटी होता क्या है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, मतलब जो भी परमाणु विखंडन होते हैं वो खुद होने लगते हैं। जैसे न्यूट्रॉन जो होता है निकलता है, न्यूट्रॉन जो है दूसरे एटम को क्या करता है, विखंडित होने के लिए, न्यूक्लियर फिजन होने के लिए एक्टिव करता है। अगर देखा जाए तो सेकंड फेज़ भारत में ये स्टार्ट हो चुका है। पता है जो है एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम जो है भारत में 3 फेज़ में चलेगा। पहला फेज़ जो है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आपको पता है, फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें देखा जाएगा, तो इसमें देखा जाए तो तो पहला फेज़ जो होता है इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, दूसरे फेज़ में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, और तीसरा फेज़ जो है थोरियम के लिए, जो कि भारत में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और भारत में जो पर्याप्त मात्रा में थोरियम अवेलेबल है, इसीलिए जो तीसरा फेज़ भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। खेलो जीनोमिक्स कार्यक्रम जो है गुजरात में इसको शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जीनोम सिक्वेंसिंग करना खिलाड़ियों का इसका क्या है मुख्य उद्देश्य, जो भी प्रतिभाशाली एथलीट्स हैं उनके लिए। जीनोम परियोजना 2020 में शुरू की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तर्ज पे इसको खेलो जीनोमिक्स जो है कार्यक्रम गुजरात भी शुरू किया है। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ अमरावती आंध्र प्रदेश SRM यूनिवर्सिटी में किया गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जो है मुझे लग रहा है ये बहुत चांस है ये प्रश्न पूछे जाने का कि भारत का जो है फर्स्ट जो है इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम टेस्ट बिट्स कहाँ बना है, तो भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ अमरावती में किया गया है, और किस यूनिवर्सिटी में, तो SRM यूनिवर्सिटी में किया गया है, आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वांटम मिशन की बात करते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन जो है MQ जो है 2023-24 में 2023-24 से 2030-31 के लिए स्टार्ट किया गया था, और इसके लिए बजट जो है 6003.65 करोड़ रुपए दिया गया था। अगर देखा जाए इसका 4 डोमेन है टोटल। 4 डोमेन में पहला डोमेन है नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा डोमेन है इसका क्वांटम कम्युनिकेशन, तीसरा डोमेन है इसका क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, और चौथा है क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। ठीक है, इसका 4 आप डोमेन याद रख सकते हैं। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम CSIR और NIIST के वैज्ञानिकों ने एक विशेष डिज़ाइनर चावल विकसित किया है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए लाभकारी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए चावल किसने डिज़ाइन किया है, तो याद रखिएगा
केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, वैज्ञानिक वहाँ के हैं CSIR और NIIST के। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जो है 2026 जो जारी किया गया है, किसके द्वारा, थिंक टैंक एम्बर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि दुनिया में 2025 के बारे में बताया गया है कि 2025 में क्या क्या हुआ है। 26 में रिपोर्ट आया है कि दुनिया में जो है बिजली उत्पादन में जो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सेदारी कितना है, 33.8% हिस्सेदारी है। वर्ल्ड की बात कर रहा है ये। 2025 में बिजली की वैश्विक मांग जो है कुल कितनी हो चुकी है, मांग का कुल वृद्धि जो है सोलर एनर्जी से 75% का वृद्धि हुआ है। और 2025 में भारत जो है 38 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ा। ठीक है, चीन ने सोलर एनर्जी से सबसे अधिक वैश्विक वृद्धि का आधे से अधिक योगदान चीन ने दिया। जितना मांग है उसका सोलर एनर्जी से सबसे अधिक जो है आधा से अधिक दिया किसने, चीन ने। COP28 आपको पता है दुबई में हुआ था और इसमें कहा गया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उससे। ठीक है, हाल ही में आपको भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2027 के बाद से कोई भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC जो भी संयंत्र के लिए पर्यावरण को मंजूरी नहीं देंगे कि HFC उत्पादन के लिए, क्योंकि पता है कि आपको पता है कि भारत में जो है आपको ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का क्षय हो रहा है, तो ओजोन से संबंधित ये है, इसीलिए आपको मना किया गया। HFC जो है ओजोन से रिलेटेड है। भारतीय अंतरिक्ष रिपोर्ट जो है इंडिया स्पेस रिपोर्ट 2025 आया है, जिसमें कहा गया है कि 2025 में 144 जो हैं आपके एक्टिव स्पेस क्राफ्ट हैं, 144 सक्रिय अंतरिक्ष यान हैं। और इसकी बात की गई कि 100 मिशन जो है लॉन्च किया गया NVS-2 किससे, GSLV F-15 से, और इसको 71वीं BPSC में पूछा जा चुका है, BPSC स्टेटमेंट देके। और कुछ इंपॉर्टेंट देखा जाए कि इस साल में क्या किया गया है 25 में, तो SpaceX और आदित्य L1 जो है इंपॉर्टेंट मिशन रहे हैं 2025 के। हाल ही में CSIR ने दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री सौर वृक्ष जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, तो दुर्गापुर में। भारत सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा कंपनी द्वारा 91,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले देश के पहले प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कहाँ पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, तो धोलेरा गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अभी पूछा था सानंद गुजरात के बारे में इस ऑडिटर के एग्जाम में। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स ने क्या किया है, एक पार्किंसन रोग की दवा विकसित की जिसका नाम है एल्डोपा, और ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को ये पार्किंसन की दवा बनाता है। नासा ने जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ESA के रोजलिंड फ्रैंकलिन मंगल मिशन जो है के लिए अपनी रोजा प्रोजेक्ट को क्या किया है, आधिकारिक मंजूरी दी है। याद रखिएगा, रोजा प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, ये किसके लिए है, तो ये एक तरह का मार्स मिशन है और ये यूरोपीय यूनियन और आपको रसिया अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्टार्ट किया गया था शुरुआत में। इसका मुख्य मकसद क्या था, मुख्य मकसद था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एंशिएंट टाइम में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे मार्स के मंगल के जो नीचे होंगे सरफेस में, उसको ड्रिलिंग करके चेक करना और उनके बारे में पता लगाने कि कब से यहाँ जीवन है, क्या है, सारी बातों, जीवन नहीं मतलब कब से क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या उपस्थिति है, सबको पता लगाना। लेकिन अब जो है इससे रसिया हट चुका है, अब ESA के साथ नासा आ चुका है और नासा इसको 2028 में लॉन्च करेगा। तो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो है ESA ने, यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है, यूरोप ने आपको समर्थन दिया है किसको, यूक्रेन को, और पता है कि रसिया यूक्रेन वार हो रहा था, इसीलिए अब नासा और ESA का क्या हो चुका है, ये कार्यक्रम हो चुका है। भारत विश्व में सेकंड जो है हेमोफीलिया प्रभावित देश है। ध्यान रखिए, हेमोफीलिया क्या है, पहला प्रभावित देश हो गया, सबसे अधिक रोगी यहाँ पर USA में है, दूसरा जो है भारत हो गया। हेमोफीलिया आपको पता है कि कटने के बाद से जेनेटिक डिजीज़ है और कटने के बाद से जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, आपको पता होगा। प्रोजेक्ट मेवेन जो है ईरान वार के कारण चर्चा में रहा है, और प्रोजेक्ट मेवेन आखिर में है क्या, जो भी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, अमेरिकी रक्षा विभाग है, उसका AI प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है कि ईरान से वार के दौरान जो है ये ड्रोन का प्रयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण वार में हो चुका है। तो इसमें जो होगा, ड्रोन से जो खींची गई तस्वीरें हैं उसका विश्लेषण किया जाएगा मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन के माध्यम से। ठीक है, अब एक चर्चा में आप देख सकते हैं मेमेस्टर जो है एक चर्चा में रहा। मेमेस्टर क्या है, मेमेस्टर मेमोरी प्लस रेसिस्टर से मिलकर बना हुआ है, एक तरह का नैनो डिवाइस, छोटा सा डिवाइस है। इसका काम क्या है, एक बिजली का बहुत कम खपत करता है और सामान्य डिवाइस की तुलना में 10 लाख कम इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, चलने पर ये सक्षम है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी तो देखेंगे, उससे पहले बता दें कि अगर सारे
यहाँ जो देख रहे हैं आपको सारे PDF को आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करना है। 300 पे करके सारे PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में आपको पता है कि आपको मैराइन स्पेशियल प्लानिंग जो है शुरू किया गया है, यानी कि MSP जिसे कहा जाता है कि यानी कि उड़ीसा समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला क्या है, भारत का फर्स्ट देश बन चुका है जो मैरीन स्पेशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको भारत के नए जो है जलवायु लक्ष्य रिपोर्ट आए हैं, यानी कि इंडियाज अपडेटेड क्लाइमेट टारगेट जो है 2031 से 35 तक का इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कहा गया कि जो भी कार्बन इमिशन इंटेंसिटी होगा इसको रिड्यूस करके 2035 तक 47% की कमी करने की बात की गई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट है इसका कि कुल विद्युत उत्पादन का, जैसे INDC का लक्ष्य जो होता है उसकी बात करें, विद्युत उत्पादन में गैर जीवाश्म यानी कि नॉन फॉसिल विद्युत क्षमता को बढ़ाकर 2035 तक 60%, 30 तक 50% था, 2035 तक इसे 60% करने का लक्ष्य रखा गया है कि बिजली जो उत्पादन करेंगे उसमें गैर जीवाश्म ईंधन जो होंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो होंगे, उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 60% होगी। नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी टू 60% बाई 2035। ठीक है। WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको मिला है, N अलीम यूसुफ को मिला है। केरल में जो भी आक्रामक पौधे होते हैं उनके प्रजातियों को पहचान कर उनमें AI संचालित ऐप विकसित करने के लिए इनको दिया गया है। IUCN ने 2 चीज़ों को आपको इंडेंजर्ड घोषित किया है, लुप्तप्राय, इंपॉर्टेंट है, एम्परर पेंगुइन और अंटार्कटिक फरसील को। और क्यों? क्योंकि IUCN कह रहा है कि अंटार्कटिक बर्फ़ के तेज़ी से पिघल रहा है वहाँ, जिसके कारण इसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। अहमदाबाद का कंकारिया कोचिंग डिपो जो है फाइटो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी अपनाकर भारत की पहले जल तटस्थ, याद रखिएगा, वाटर न्यूट्रल रेलवे सुविधा बन गया है। तो याद रखिए कौन, आपको अहमदाबाद का कंकारिया रेलवे डिपो जो है फर्स्ट क्या बन चुका है, वाटर न्यूट्रल डिपो बन चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय चमगादड़ रिपोर्ट आ चुका है, मूल्यांकन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज़ बेट्स रिपोर्ट आया है, जिसमें आपको पता होना कि चमगादड़ जो है एक मेमेलिया फैमिली से है और ये एक ऐसा मात्र मेमेलिया है जो कि पक्षी की तरह दिखता है। और ये जो इनका फैमिली का नाम है चिरोप्टेरा। और किस में आते हैं ये संघ में, आपको याद रखिएगा, मेमेलिया में आते हैं, आपको स्तनपाई में आते हैं। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया गया है। और सबसे अधिक डाइवर्सिटी देखी गई है कि टोटल बेट्स की प्रजातियां 135 बताई गई है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे अधिक जो है बेट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, सबसे अधिक विविधता जो है प्रजाति का चमगादड़ का कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में। और इसमें 68 प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं। और दूसरे स्थान पर मेघालय है जहाँ पर 66 है। भारत के स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2026 आया, भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2026 आया, जिसमें जो है जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किया गया 2025 में 99% दिन ऐसे रहे हैं 2025 में। आप समझ सकते हैं कितना क्लाइमेट चेंज की खतरा है। 99% दिन ऐसे रहे हैं जहाँ पर चरम मौसम यानी कि एक्सट्रीम वेदर रहा है। चरम मौसम का मतलब कि सामान्य मौसम, गर्मी पड़ने लगना, ठंडी पड़ने लगना, बरसात होने लगना। तो 99% दिन ऐसे रहे जहाँ पर चरम मौसम यानी एक्सट्रीम वेदर रहा है। और उसमें देखा जाए सबसे अधिक प्रभावित एक्सट्रीम वेदर से रहा है कौन, हिमाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा। असम के रायमोना नेशनल पार्क जो है में एक मुड़े हुए पैर वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है और इसे क्या नाम दिया गया है, साइटोडेक्टाइलस राइमोनोनिसिस नाम दिया गया है इसको। कहाँ पर खोजा गया, असम के रायमोना नेशनल पार्क। ये भी पूछा जा सकता है रायमोना नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो असम में है। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस में पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको किल स्विच जो है आपको इंपॉर्टेंट रही है। और ये क्या है, एक तरह से RBI का टर्म दिया गया है। और क्या है, क्या करता है, डिजिटल पेमेंट जो होते हैं उसमें फ्रॉड को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय है क्या, किल स्विच, याद रखिएगा, RBI के द्वारा। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जजमेंट्स आए हैं 2026 में, उसके बारे में हम देखते हैं अप्रैल में। हरीश राणा मार्च और अप्रैल में, मार्च में भी कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में। हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये है। और आपको पता है कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, आपको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार तो आपको दिया गया है, लेकिन गरिमामय मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, पहले नहीं दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गरिमामय मृत्यु का अधिकार दिया आर्टिकल 21 के तहत। और किस केस में, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के में। क्या होता है इसमें, पैसिव इथोनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जब आपको लग रहा है कि आप एकदम मरने वाले हैं और आपके लाइफ सर्वर जो है, जीवन रक्षक चीज़ें आपको लगाई गई है, उसको हटा लेने की बातें की जाती है। तो पहले ऐसा नहीं था कि हटा, अगर आप मरने वाले, सपोज कि आप मरने वाले हैं,
आपको ऑक्सीजन, आप मरने वाला आपको कहेगा ऑक्सीजन मेरा निकाल लीजिए। तो ये अब पहले ऐसा नहीं था कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इथनेसिया जो है आपको अलाउ नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है कि जो भी जीवन रक्षक चीज़ें हैं, लाइफ सर्वर चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको आप हटा सकते हैं और आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहर खा कर मर जाएंगे, ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती मृत्यु नहीं, जहाँ मरने के कगार पे हैं, लाइफ सपोर्टिव सिस्टम आप में लगा है वहाँ पर। हंसन नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट और आया है, जिसमें क्या कहा गया, पहले क्या था कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई महिला अडॉप्ट कर रही है, तो अगर वो बच्चा 3 महीना, अगर 12 सप्ताह अगर गोद लेने पर उन माताओं को 12 सप्ताह का लाभ मिलता था जो 3 महीने से कम आयु के बच्चे को गोद लेती थी। अगर आप 3 महीने से कम के बच्चे को गोद लीजिएगा, अडॉप्ट करिएगा, तभी आपको क्या मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। 12 सप्ताह का जो आप काम जहाँ पर करते हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पर जो है आपको 3 महीने से कम का बच्चा पहले आप गोद लीजिएगा, तभी आपको 12 महीने का क्या मिलेगा, छुट्टी मिलेगा 12 सप्ताह का। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के माध्यम से बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि 3 महीने से ज़्यादा बच्चे बड़े जब रहेंगे उसको अडॉप्ट अगर करते हैं, जैसे मान कर चलिए कोई बच्चा जो है 4 महीना का, 5 महीने का बड़ा है, तो उसके लिए पहले 12 माह जो है मैटरनिटी बेनिफिट का प्रावधान नहीं था, 12 सप्ताह का। लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको लागू कर दिया गया है, और जो भी पहले का जजमेंट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि सभी गोद लेने वाली माताओं को, बच्चों को उन्हें सौंप दिए जाने की तिथि से 12 सप्ताह को क्या मिलेगा, इनको 12 सप्ताह आपको छुट्टी मिलेगी। अब 3 महीना का हो, 4 महीना का हो या 12 महीना का हो। तो यहाँ पर नॉर्मल करंट अफेयर्स हमने समाप्त कर दिया। अब चलते हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल दिया रहता है बुक में लास्ट में ऑनलाइनर के फॉर्म में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें नेशनल एक चीज़ है कि हाल ही में किस राज्य ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया है। तो मेघालय में पहले जो भाषाएँ थी उसमें से 2 भाषा और ऐड कर दिया है, खासी, और अंग्रेजी के अलावा अब खासी और गारो को भी ऐड कर दिया गया है 16 अप्रैल से। ठीक है, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया, आपको पता है हरिवंश नारायण, पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स रिपोर्ट जो है, जो चमगादड़ों की सबसे अधिक प्रजातियां वेस्ट बंगाल में, पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, 68 प्रजातियाँ थी। हाल ही में सुर्खियों में रहे टोलिंग प्रणाली का क्या नाम है, जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या गति कम किए तेज़ गति से टोल गेट से गुजरने की अनुमति देता है। तो इसका नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली। आगे चलते हैं, तो अगला आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया गया, हमने बता दिया, गुजरात में। आगे देखिएगा तो केरल स्थित CSIR और NII ST के वैज्ञानिकों ने एक डिज़ाइनर चावल विकसित किया गया है, जो सामान्य अनाजों की तुलना में कितना गुना अधिक प्रोटीन देता है, तो याद रखिएगा 3 गुना अधिक प्रोटीन देता है, लगभग 20% अधिक। वहाँ पे मैंने नहीं बताया, लगभग 3 गुना अधिक ये प्रोटीन देगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत की इकनॉमी जो है $4.15 ट्रिलियन हो चुकी है, और वर्ल्ड इकनॉमी में देखा जाए 1 नंबर पे USA का, भारत जो है 6 नंबर पर है। राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कार्यरत किस वन रक्षक को वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अनीता चौधरी को। आगे देखिए, तो रणथंभौर की प्रसिद्ध महान पार्श्व गायिका आशा भोसले, इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण मिला था, याद रखिए इनको पद्म विभूषण 2008 में मिला हुआ था। वैज्ञानिकों द्वारा भारत में गौरामी मछली का पहला जीवाश्म फॉसिल जो है कहाँ देखा गया, खोजा गया, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक की तलछटी में। ठीक है, नीचे इंटरनेशनल में आते हैं, तो 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है का विषय क्या था, तो हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन इसका विषय था। ये 9 नंबर का था। ठीक है, इसको मॉरिशस में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, हमने पहले भी बताया है इसके इस मंथ में नहीं, पहले मंथ में, मार्च वाले में। वर्ष 2026 में आयोजित अंतरिक्ष यान मिशन संचालन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कि दूसरे संस्करण का विषय क्या था, तो स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है कि 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का 3रा स्थान है। ब्राज़ील को छोड़कर भारत 3रे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पे आपको पता है चाइना है, दूसरे स्थान पे आपको USA है, और तीसरे स्थान पे क्या है, भारत है। अगला देखिएगा, तो वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष जो है अजय बंगा द्वारा प्रारंभ वाटर फॉरवर्ड का पहल का वर्ष 2030 तक कितने अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में
सुधार लाना है, तो 1 अरब लोगों के लिए। हाल ही में सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व की प्रतिमा जो है, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपको पता है कि अमेरिका में आप जाइएगा तो एक शहर है जिसका नाम है सिएटल, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो है ब्रॉन्ज की प्रतिमा जो है लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में तेजी से फैले मिजल्स के प्रकोप के कारण 1 मिलियन से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण जो है शुरू करना पड़ा? तो बांग्लादेश में। अप्रैल 2026 में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया। आगे देखिएगा, तो हाल ही में सुर्खियों में रहे स्कारबोरो शोल पर कौन से 2 देश अपना दावा करते हैं? तो चीन और फिलीपींस। इनके लिए विवाद भी है इन दोनों में। हाल ही में किस संस्था द्वारा 6 महीने के लिए साकनासी ग्लूफोसिनेट और उसके लवणों के आयात को प्रतिबंधित किया गया? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय, जिसे DGFT कहा जाता है। हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा जो है केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो केसम द्वीप जो है ईरान के क्षेत्र में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपने देख लिया। अगर आप PDF चाहिए तो मैंने बताया 91 17 16 63 47 पर आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन, अपने कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जितना जल्दी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जितना अधिक शेयर करिएगा, उतना जल्द से जल्द वीडियो आएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।